तो बीपीएससी अपना वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में, और संविधान में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद। और संविधान में हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक के पढ़ेंगे, यानी भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद 1। अब पहले उससे पहले देख लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संघ और राज्य क्षेत्र। तो देखिए भाग 1 में, भाग 1 क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत के जितने भी क्षेत्र हैं ये सब संघ के नाम से जानते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग पहले। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत में जितने भी राज्य होंगे ना, वह एक संघ होगा। यानी भारत को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है इसके पास। इसी को संघ बोलते हैं। और जबकि अमेरिका में देखिएगा तो राज्यों का विलय हुआ है। राज्यों का क्या हुआ है? विलय। यानी अमेरिका में जितने भी राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। भले ही कोई दूसरा राज्य भारत में आ सकता है, लेकिन इससे कोई दूसरा राज्य मतलब इसे अपना क्षेत्र नहीं दे सकता है भारत। आगे है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी कोई भी छोटा दूसरा क्षेत्र को भारत अपने क्षेत्र में ला सकता है। तीसरा है राज्यों की सीमा में नामों में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा राज्य है, उसको हम 2 भागों में बांटे तो इसके अलग अलग नाम क्षेत्र कर सकता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और भारत राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया, यानी संविधान में 2 ही वर्ड का यूज किया गया है, भारत आना तो इंडिया। राज्यों का एक संघ होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा, सभी राज्य एक दूसरे के संघ हैं। भारत में फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि यूनियन का हिंदी क्या होता है? संघ। यानी भारत में राज्यों का जो होगा संघ होगा, नहीं के विलय शब्द। राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इसके अंतर्गत राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र, मतलब कि वैसा क्षेत्र जो अर्जित किया गया हो वो क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। जैसे मान लीजिए कोई नया राज्य है, उसको क्या करना है? भारत में विलय कराना है, नए राज्यों का संघ में शामिल कर सकती है। जैसे में आप देखिएगा कि यहाँ पर है सिक्किम। तो सिक्किम को क्या किया गया? 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसको भारत का राज्य बनाया गया। इसी तरह से भारत के नए क्षेत्र जो होते हैं शामिल हो सकते हैं वो अनुच्छेद 2 के तहत। आगे लिखा है यह उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब कि जैसे पहले से भारत का हिस्सा, ये सब राज्य सब पहले के भारत के हिस्सा है, लेकिन ये जो सिक्किम आया तो ये संविधान संशोधन के माध्यम से आया, तो ये नए राज्य भारत में प्रवेश हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सिक्किम का विलय किया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और परिवर्तन। जैसे मान लीजिए संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा और घटा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र को 2 भागों में बांटना है, तो 2 भागों में बांटकर 2 नए राज्य बनाया जा सकता है। इस राज्य का अलग नाम होगा, इस राज्य का अलग नाम होगा, इसके सीमा में कुछ परिवर्तन किया जाएगा। तो ये संसद का कार्य होता है। राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है संसद। इसके लिए राज्य की अनुमति अनिवार्य नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बड़ा राज्य है और उसको 2 भागों में बांटना है, तो संसद क्या करती है? यहाँ से बांटने का इजाज़त दे देती है। तो उसमें जो है ना, जो राज्य को बंटवारा किया जा रहा है, बस उसकी अनुमति मिले या ना मिले ये कोई मायने नहीं रखता है। संसद जो है वो विधान पारित करके उसको लागू कर सकती है और 2 राज्यों को बांट सकती है। अगला है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन। जैसे आप समझिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भी बदलाव बड़ा करना होता है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करते हैं, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित होता है तथा राज्यों का समर्थन भी होता है, तब जाकर वो संशोधन किया जाता है। लेकिन इसके लिए
राज्य नए राज्यों को मिलाने के लिए कोई भी संशोधन की जरूरत नहीं है, मतलब साधारण बहुमत से ही केवल संसद में पारित हो जाएगा, बस उसको नया राज्य घोषित कर दिया जाएगा। जब आप नया राज्य बनाइएगा तो उसमें पहली और चौथी अनुसूची जो है उसमें बदलाव करना पड़ता है। सवाल पूछता है कि जब आप नए राज्य को प्रवेश करेंगे तो कौन सा अनुसूची में बदलाव करना जरूरी होता है, तो पहली अनुसूची में और दूसरी अनुसूची में। जब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग भाग दो पढ़ेंगे, और भाग दो में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। भाग दो में किसके बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में, और अनुच्छेद 5 से 11 तक है नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब देखिए हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या, कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी संविधान में जो प्रारंभ में लोग थे उनकी नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विनियम, संसद द्वारा कब कानून लाया गया नागरिकता से संबंधित, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से आया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद हम लोग 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जैसे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय लोग भारत में कितने लोग थे, उस समय के लोगों के नागरिकता के बारे में प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 5 में। देखिए लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक था, जैसे जिसका जन्म, जैसे मतलब 26 जनवरी 1950 को जो हम लोग का भारत का जो संविधान लागू हुआ था, तो उस समय भारत का कौन नागरिक हो सकता था, समझिए। पहला पॉइंट लिखा है जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। या जिसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ, मान लीजिए उनके माता पिता का अगर किसी तरह से जन्म भारत में हुआ है तो उनके द्वारा जो जन्मा बच्चा होगा वो भारत का नागरिक होगा। या जो संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इससे 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मान लीजिए कि क्या डेट होगा, 5 साल 1950 से 5 साल पहले का डेट क्या हो सकता है, 1945। यानी मान लीजिए वो व्यक्ति 1945 से 1950 के बीच में रह गया तो समझिए कि वो भारत का नागरिक कहलाया उस समय के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में किसके बारे में बात किया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, जैसे मान लें कोई व्यक्ति पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान वाले व्यक्ति को यह कहा गया कि भारत का बंटवारा हो गया है, अगर आप लोगों को आने का मन है तो आ सकते हैं। उसके लिए डेट दिया गया था, कहा गया था कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए लोग स्वतः नागरिक। अगर मान लीजिए आपको डेट दिया गया कि 19 जुलाई से अगर आप लोग पहले आ जाते हैं भारत में तो आप लोगों को कोई तरह का कागज़ पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन 19 जुलाई जैसे ही डेट पार होगा, अगर उसके बाद आप आइएगा तो आपको भारत में रहना पड़ेगा, उसके नियम बनाया गया कि आप इतना साल रहिएगा तब आपको कागज़ बनाना पड़ेगा, तब आपको नागरिकता दिया जाएगा। 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों ने पंजीकरण और आवश्यक कर दिया गया, यानी पंजीकरण आपको कागज़ बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 19 जुलाई के बाद आइएगा तो। शर्त लगाया गया है आवेदन से पूर्व कम से कम 6 महीने भारत में निवास करना है। अगर मान लीजिए आप आवेदन किए कि भारत में हमको आना है, अब क्या है कि आप तो 19 जुलाई के बाद आ रहे हैं तो अब भारत में आना है, तो उससे पहले आपको 6 महीने पहले भारत में निवास करना पड़ेगा, तब जाकर आप आवेदन कीजिएगा, तब जाकर भारत की नागरिकता प्राप्त होगा। अनुच्छेद 7 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि हुआ क्या कि कुछ व्यक्ति लोग पाकिस्तान चले गए, अब उनको मन हो रहा है कि नहीं हमको भारत फिर आ जाना चाहिए, तो वैसे लोगों को भी छूट दिया गया था कि चलिए आप लोग को भी, मान लीजिए किसी के बहकावे में चल गए तो आप लोग को भी आने का मौका दिया जा रहा है। तो कहा गया कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता समाप्त हो गई है। और कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान चले गए तो उनकी नागरिकता समाप्त होगी, लेकिन कहा गया कि परंतु यदि वे पुनर्वास परमिट यानी रिसेटलमेंट परमिट लेकर भारत वापस आ सकते हैं तो उन लोगों को भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। यानी 1 मार्च के पहले चल गए हैं और 1 मार्च और 19 जुलाई के बीच में अगर आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दे दिया जाएगा, ये कहा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 8। अब अनुच्छेद 8 क्या पढ़ेंगे कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता, जैसे मान लीजिए भारत से बहुत से लोग कमाने के लिए बाहर गए हैं, या अभी भी जो वर्तमान में लोग कमाने गए हैं, चाहे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय भी कितने लोग बाहर थे, तो उन लोग की नागरिकता के बारे में भी ध्यान रखा गया। वह व्यक्ति यानी उसके माता पिता दादा दादी जिसका जन्म अविभाजित
भारत में हुआ हो, मतलब कि जब भारत विभाजन नहीं हुआ था और उस समय जिनका जन्म भारत में हुआ हो तो उसके बारे में बताया गया है। यदि वह विदेश में रह रहा है तो वह भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर भारतीय नागरिकता बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि जब संविधान लागू हुआ उससे पहले वो कहाँ रह रहा है, विदेश में। तो विदेश में रह रहा है ना, तो वहाँ पर हर देश का अपना दूतावास होता है। उस दूतावास में वह जाकर क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, वहाँ पंजीकरण कराकर। अनुच्छेद, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 9। क्या कहा है कि विदेशी नागरिकता लेने पर समाप्ति है। मतलब आप जब विदेश की नागरिकता ले लीजिएगा ना, भारत की नागरिकता छोड़ दीजिएगा, आप विदेश की नागरिकता ले लीजिएगा तो भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। भारत में एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता भारत से स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब आप दूसरे देश की नागरिकता जैसे ही प्राप्त करिएगा, भारत की नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। चलिए अब अनुच्छेद 10 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 10 में पढ़े हैं नागरिकता के लिए अधिकारों का बना रहना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की नागरिकता केवल विधि के अनुसार ही छीनी जा सकती है, मनमाने ढंग से नहीं। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दिया गया तो ये नहीं कि फिर कहेगा नहीं तुम हटो, तुमको यहाँ नागरिकता नहीं मिलेगा, नहीं, उसके लिए नियम कानून होगा। जब तक संसद अन्यथा कानून न बनाए तब तक प्रत्येक नागरिक का अधिकार सुरक्षित रहेगा। जब तक से संसद कोई कानून नहीं बनाए तब तक से लोगों का अधिकार सुनिश्चित रहेगा। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 11। संसद द्वारा नागरिकता का विनियमन। संसद यानी पार्लियामेंट संसद को नागरिकता के अर्जन समाप्ति के लिए कानून बनाने को पूर्ण शक्ति है। सवाल है कि किसको जो है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, तो वो संसद को प्राप्त है। इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया था। नागरिकता अधिनियम 1955 लाया, जिसके माध्यम से कानून बनाए गए और पारित किया गया। चलिए हम लोग अब यहीं तक पढ़ते हैं और यहीं से समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग आगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जो कि भाग 3 में है। चलिए धन्यवाद।